नमस्कार, राधे राधे। एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है संज्ञा। संज्ञा के संदर्भ में बात करें तो संज्ञा को हमने पहले जातिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया है पूर्व की क्लास में, जिसमें हमने जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद भी पढ़े थे। और जो उपभेद थे वो हमारे कौन से थे? जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद थे। हम लिख लेते हैं एक बार, अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं है। जातिवाचक संज्ञा और संज्ञा के जो भेद थे, उपभेद, एक तो था हमारे पास समूहवाचक और एक हमारे पास था द्रव्यवाचक। यही थे। समूहवाचक को भी हमने पढ़ा और द्रव्यवाचक को भी हमने पढ़ा। इसमें हमने वो चीजें पढ़ी थी, ठोस, गैस, द्रव्य, सब चीजें। कपड़ा जो आ जाए तो किस में लें गुरुजी? आपको द्रव्य में लेना है। तो यानी द्रव्य के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, द्रव्य में वो चीजें आती हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये एक कन्फर्म हो गया कि द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं इनको हम क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। इसलिए मैंने इस टॉपिक को दोबारा करवाने का रखा कि इसको हम गिन नहीं सकते। परंतु समूह वाली संख्याएं तो क्या होती है? गिनी भी जा सकती हैं, परंतु इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे मैं कह दूं पानी, अब पानी को कैसे गिन लोगे तुम? मैं कह दूं घी को नहीं गिनेंगे। लकड़ी कैसे गिनी जा सकती है? तो ये चीजें जो है ये ठोस हैं, द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। इनका क्या संभव है? द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा ही नापी जा सकती है, तोली जा सकती है, ये ध्यान रखना है। परंतु गिनी नहीं जा सकती, नापी और तोली जा सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पूर्व की क्लास का थोड़ा सा बिंदु जल्दबाजी में छूट गया था, जो भी आपको मैंने करवा दिया है। अब आज की जो संज्ञा हमारे पास बची है वो बची है अपनी कौन सी? एक तो इसका कलर चेंज करते हैं। अच्छा, इधर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की बात करें तो सबसे पहले आप इस संज्ञा को जाने। इसमें एक शब्द आ रहा है भाव, अर्थात फीलिंग। यानी भाववाचक संज्ञा किसे कह सकते हैं? अगर मैं बड़े बड़े शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं या देसी स्टाइल में बताने का प्रयास करूं तो वे चीजें जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? देख या छू नहीं सकते। वो क्या कहलाते हैं? भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाव कहलाते हैं। कभी भावों को हम छू कर नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वही भाववाचक संज्ञा है। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं, किसी वस्तु के गुण, दोष, लक्षण, है ना, ये जो चीजें हैं गुण दोष वाली, या कोई अवस्था है या किसी कोई दोष है, तो वो सब चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कोई भी अवस्था है तो हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हो इसमें किसी वस्तु के गुण, दोष, ठीक है, दशा, अवस्था, ठीक है। तो गुण दोष में सारी चीजें आ जाती हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म, किसी वस्तु का धर्म आदि प्रकट हो रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका भाववाचक कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। तो इतना आपको रटना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाव जो होते हैं उन्हें हम छू कर नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो भाववाचक, इनको आप तुरंत पहचान जाओगे। इनको आप तुरंत पहचान जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा मुझे तो उस पर बहुत ही दया आई। मैंने क्या कहा? मुझे तो उस पर बहुत ही दया आई। अब मुझे ये बताइए, दया आई, आप दया को हाथ लगाकर देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। दया कितनी नरम होती है, कितनी गर्म होती है, नहीं देख सकते। क्रोध, मैंने उस पर क्रोध किया, अब क्रोध कितना गर्म होता है? क्या उसके कांटे होते हैं? नहीं। तो इनको हम नहीं देख सकते। घृणा, लोभ, मोह, है ना, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब चीजें क्या है बेटा? ये सब चीजें भाववाचक है, भाववाचक है, संज्ञा है।
आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि प्रश्न हो सकता है मैं यहाँ लिख रहा हूं आ जाए, परंतु जब आपके चीज समझ में आ गई तो फिर आप उस चीज का कोई भी कंसेप्ट आ जाए आप तुरंत पहचान दोगे। मैंने आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक का उदाहरण दिया और कहा कि आपको इसको आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं, वो आपको ताजिंदगी काम देगा। ऐसा नहीं है वो एक बार यहाँ काम आ गया उसके बाद में नहीं आएगा। अब देखो कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को पहचान नहीं पाते, हम किसी चीज को क्या नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। तो एक यहां पर एक मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, आप यहां इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिएगा कि जो भाववाचक शब्द होते हैं उनके आगे, अब देखो उनके आगे क्या लग सकता है, किसी वस्तु विशेष को क्या नहीं जोड़ा जा सकता। हम लिख सकते हैं भाववाचक शब्द होते हैं उनके आगे किसी संज्ञा को, संज्ञा लिख दूं, संज्ञा या विशेष्य लिख दूं, विशेष्य को नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या करें, जातिवाचक करें या यहाँ पर भाववाचक करें। हो सकता है हमारा माइंड उस समय कहीं अन्य कार्य में संलग्न हो और हम ऐसी गलती कर जाएं। तो कुछ नहीं करना, ये चीज याद रखने की भाववाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके आगे हम कभी भी संज्ञा नहीं जोड़ सकते। कैसे आप बताओ। मैंने कहा मीठा, मैंने कहा मीठा। अब आप ये मीठा क्या है यहां कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आप इसके आगे कोई संज्ञा जोड़ के देखो। मैंने कहा मीठा फल। अब ये फल क्या है, संज्ञा है कि नहीं है? यानी ये बात कह रहा है कि अगर किसी भाववाचक के आगे संज्ञा नहीं जुड़ रही, यानी सार्थक अर्थ नहीं दे रही, निरर्थक अर्थ दे रही है, तो भाववाचक है। अगर वो सार्थक अर्थ दे रही है तो ध्यान रखिएगा वहां पर ये मीठा शब्द क्या है, जाति है। क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। अगर संज्ञा जुड़ रही है तो वो जातिवाचक का उदाहरण होगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा बुरा, वैसे तो विशेषण है, ये गुण दशा विशेषण को दिखाता है, परंतु वो विशेषण न पूछ ले और फिर भी आपको कह दे कि मुझे यहां संज्ञा पूछनी है। वैसे तो ये विशेषण है, मीठा एक विशेषता को दर्शा रहा है तो विशेषण है पहले, तो पहली बात तो ये देखें। परंतु अगर वो विशेषण का प्रश्न ही आपसे ना पूछे और वो आपसे सिर्फ संज्ञा के बारे में पूछ रहा है तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि अगर उसके आगे, जैसे मैंने कहा बुरा और मैंने इसके आगे आदमी लगा दिया, आदमी, तो वो यहां पूछ लेगा बुरा क्या है। अगर ऑप्शन में विशेषण दिया है तो विशेषण लिखिए, अगर ऑप्शन में विशेषण नहीं दिया है तो फिर आपको जातिवाचक कर देना है इसको, क्योंकि इसके आगे क्या आ रही है, संज्ञा आ रही है। और भाववाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकती कन्फर्म, क्योंकि वहां तो नाम आता। और भाववाचक कौन सी होती है? जिन छूकर, अब बुरा को मैं कैसे छूकर देखे, नहीं देख सकते, है ना, तो यहां जातिवाचक है। अब इसी का अगर मैं कह दूं, ये दो शब्द अपन लिए, मीठा से मैंने बना लिया मिठास। क्या शब्द बनाया? मीठा से मिठास। और बुरा से मैंने बना लिया बुराई। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों के आगे क्या संज्ञा जुड़ सकती है? मैंने कहा मिठास फल, मिठास खीर, मिठास जूस। ठीक है, ये इनमें से कोई शब्द लगा के देखो, क्या वाक्य सार्थक हो रहा है? मैंने आज बहुत मिठास खीर खाई, जुड़ रही है क्या? नहीं जुड़ रहा। मैंने आज बहुत मिठास फल खाया, जुड़ रहा है क्या? यानी अटपटा लग रहा है, सार्थकता नहीं आ रही वाक्य में। और जहां सार्थकता नहीं आ रही तो सोच लीजिए इसके आगे फिर क्या नहीं जुड़ेगा, संज्ञा पद नहीं जुड़ेगा, ये शब्द नहीं जुड़ेंगे। तो यहां पर अब क्या दिखाई देगा? तो यहां पर आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक है। जैसे बुराई की बात करूं, मैंने कहा बुराई आदमी, कभी हो सकता है क्या ऐसे? कभी नहीं हो सकता। बोल के देख लो, वह तो बहुत बुराई आदमी है, नहीं जच रहा, वह बहुत बुरा आदमी है, जच रहा है। परंतु जहां बुराई के आगे अगर आपने किसी संज्ञा का प्रयोग कर दिया और वाक्य अटपटा लग रहा है तो कन्फर्म वहां पर क्या है? भाववाचक संज्ञा है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का भाव हो गया कि जहां भाववाचक संज्ञा पहचान करनी हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहां पर आपको ये लगा कर देख लेना है, क्या संज्ञा पद जोड़ के देख लो। अगर संज्ञा पद जुड़ रहा है तो कन्फर्म ये ध्यान रखिएगा, पहले तो वहां ऑप्शन में आपको विशेषण मिल रहा है तो आप विशेषण लिखेंगे इस मीठा के लिए, इस बुरा के लिए। अगर विशेषण ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कर देना। क्या कर देना? जातिवाचक संज्ञा कर देना। कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये कन्फर्म है। ये आपको मैंने ये चीज आपको अच्छी तरह से समझा दी है। अब इसी को अपना के लेके चलते हैं। अब क्या है, कुछ प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय जब आते हैं, प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं, ये प्रत्यय आपको याद करने हैं। लगभग सामान्य तो आपको ये प्रत्यय देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से प्रत्यय हैं गुरुजी? ये लो, पहला प्रत्यय है ता, दूसरा तव और तीसरा पन। सामान्यतः तो ये प्रत्यय आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर ज्यादा की बात करें तो ता तव पन आ गया, फिर उसके बाद में ई, ठीक है, फिर आन। ये प्रत्यय जो है ये आपके शब्द, सॉरी आन था क्या, ई, सॉरी ई वाले लिख रहे हैं तो पहले ई वाले लिखेंगे। ई से बना हुआ वाक्य आई, और ई से बना हुआ ये, और फिर आ। तो ये तो थोड़ा सा ऐसे याद रखो ना, ये तय तय वाले हैं, ता तव और पन। फिर उसके बाद में ई वाले याद कर लो, ई आई और ये तो ई से बनता है ना, अंत में ये, और फिर आ। फिर उसके बाद में इन सबको जोड़ दो, एक आता है ईयत और एक आता आहट। वैसे तो बहुत सारे हैं, आप इनको पहचान लोगे। आहट तो कौन कौन से आ गए? ये, फिर वह वाला रह गया, क्या एक वह रह जाएगा, तय आ गया, ता आ गया, ईयत आहट, तय रह गया, ठीक है। तो सामान्यतः तो ये आ जाएंगे आदि। ये प्रत्यय लगभग भाववाचक संज्ञा के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं देखूं, आपको एक शब्द देता हूं, बूढ़ा। अब मैं यहां इसके आगे लगा लूं बूढ़ा आदमी, यानी अवस्था को दर्शा रहा है, तो ये जाति है बूढ़ा। परंतु अगर इसका भाव बनाकर देखें तो हम क्या बना लेंगे? बुढ़ापा। क्या बन गया? बुढ़ापा। तो यहां फिर देखो कौन सा प्रत्यय आया? आपा। तो आप यहां पे जोड़ सकते हैं, आपा भी आता है गुरुजी इसमें, ये लो, आया ना। तो इस तरह आपके ये निकल जाएगा। जैसे अगर कह दूं मनुष्य, तो पता है ना मनुष्य जाति का उदाहरण है, परंतु मैंने यहां ता प्रत्यय का योग कर दिया और क्या बन गया? मनुष्यता। ये लो, मैंने कहा दास, क्या बन जाएगा? दासता। मित्र, मित्रता। ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे नौकर, आपको पता है एक जाति है और इसके मैं ई की मात्रा लगा दूं तो क्या बनेगा? नौकरी। मैंने कह दिया ममता, मम, सॉरी ये तो मैं सर्वनाम कराऊंगा तब कराऊंगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनमें से आपको कोई भी प्रत्यय दिखाई दे तो मान लीजिएगा वह भाववाचक संज्ञा है। जैसे एक शब्द आता है शिशु, शिशु क्या है? जाति है। अब इसमें अगर वह प्रत्यय का मैं क्या कर दूं? प्रयोग कर दूं तो ये क्या बनेगा? क्योंकि ई का सबसे बड़ा रूप ये लो आई, फिर स हो गया, और मैं क्या लगा रहा हूं? वह, तो क्या बन गया? शिशु। तो यहां भी क्या है? शिव। ये देखो शिव। अब शिव का भाववाचक अगर बनाए तो इसका सबसे बड़ा रूप ये है, तो ये लो सेव, ए लगा देते हैं यहां पे। तो ये सामान्यतः चीजें आपको याद रखनी है, जिन चीजों को हम हाथ लगाकर नहीं देख सकते। जैसे मैं कह दूं चोरी, चोरी को नहीं देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो भाववाचक है क्योंकि वहां ई प्रत्यय का योग हो गया है। जैसे मैंने कहा बच्चा, अब बच्चा गुरुजी क्या होता है? तो देखो बच्चा शब्द है, तो बच्चा से क्या बनेगा? ये द्वित्व है, जब हम एक करते हैं तो क्या बन जाता है? एक हो जाता है। बच्चे से क्या हो जाएगा? बचपन। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय आ गया? ये पन आ गया, बचपन। तो ये भाववाचक संज्ञा को पहचानने के क्या फॉर्मूले? जैसे अगर बात करें गुरु, गुरु में छोटी आती है मात्रा, ये बात ध्यान रखिएगा, मोड़नी नहीं है पूरी। अब गुरु से अगर हम भाववाचक बनाना चाहें तो गए, और ऊ का सबसे बड़ा रूप है ये मात्रा, फिर रे, और ये वह, ये लो क्या बन गया? गौरव। अब ये गौरव जो है ये भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित
कर रही है। कुछ शब्द मैं यहाँ लिखवाऊंगा जो पेपर की दृष्टि से आपके क्या होंगे, पेपर सॉरी आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, इन प्रत्ययों को अच्छी तरह से रट लीजिएगा। मुख्य मुख्य तो मैंने आपको यहाँ करवाने का प्रयास किया है। अब कुछ चीजें जो आपको नोट करनी है, जैसे अगर मैं कहूं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक व भाववाचक, भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है। ये लाइन आप गांठ बांध लीजिएगा, प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञाओं को अगर आपने बहुवचन कर दिया तो वो जातिवाचक का उदाहरण हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया, जैसे मैंने एक व्यक्ति का नाम रखा, एक व्यक्ति का नाम रखा जयचंद, ठीक है। अगर ये जयचंद है तब तो एक वचन है, अगर मैं इसे जयचंदों कर दूं तो ध्यान रखिएगा ये जातिवाचक का उदाहरण हो गया। जैसे मैंने कहा मेरी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, प्रार्थना क्या है, एक वचन है। और प्रार्थना को अगर मैं प्रार्थनाओं या प्रार्थनाएं, सॉरी प्रार्थनाएं अगर ये कर रहा हूं तो ये किसका उदाहरण होगी, जातिवाचक का उदाहरण होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं अगर बहुवचन रूप ले रही हैं तो फिर वो जातिवाचक का उदाहरण हो जाएंगी। ये बात नोट कर लेना अच्छी तरह से। और जातिवाचक संज्ञाएं अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं, संज्ञा एक वचन में भी आती है और बहुवचन में भी आती है, दोनों में आती है। एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है, बहुवचन में प्रयुक्त होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इतना तो आपको याद रह जाएगा। अब मैंने कल आपको कुछ उदाहरण दिए थे, मैंने कहा था कि व्यक्तिवाचक से हम जातिवाचक किस प्रकार बनाते हैं। एक ट्रायल और कर लेते हैं। हम पहले क्या कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक से क्या बना रहे हैं, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलना किस प्रकार बदल जाता है देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, आप तो पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे विभीषण निकले। अब देखो विभीषण यहां तो एक वचन में ही आया है, परंतु यहां वाक्य के हिसाब से यहां पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है। और विभीषण की क्या तुलना थी, उनके पेट में क्या थी, पचता नहीं था। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेद राम को जाकर बता दिया। अर्थात ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं, विभीषण कहते हैं। तो यहां पर विभीषण जो शब्द आया है वो व्यक्तिवाचक न होकर क्या हो गया, जातिवाचक बन गया। क्या बन गया, ये जातिवाचक का उदाहरण है। तो जो वाक्य होता है उसी पर निर्भर करता है कि ये वाक्य किस श्रेणी में जाएगा। जैसे मैं कह दूं आप तो कलयुग के, आप तो कलयुग के कलयुग होता है वैसे तो मैंने लिखा गया, कोई बात नहीं। आप तो कलयुग के भीम हो। अब भीम हो अर्थात आपका शरीर क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है। शरीर को देखकर हमने आपकी तुलना भीम से कर दी, भीम एक वचन है, फिर भी वाक्य के अंदर जब प्रयुक्त हुआ तो ये जातिवाचक के अंतर्गत ही जाएगा, क्योंकि आपकी तुलना किसी से की जा रही है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ओके। और हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा को उसी के साथ बदला जाता है जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। जैसे मैंने आपको क्रिकेट खेलते देखा, मैंने कहा यार आप तो वास्तव में सचिन तेंदुलकर हो। क्या एक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हो सकता है? तो यहां पर सचिन तेंदुलकर का जो उदाहरण मैंने लिया है वो जातिवाचक के अंतर्गत लिया है, आपको मैंने उस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसी के अंदर जातिवाचक से दूसरा, जातिवाचक से भाववाचक बन जाती है क्या, जातिवाचक, सॉरी उल्टा करें ना, पीछे हम क्या पढ़ गए थे, व्यक्तिवाचक से इसमें लिखे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। उल्टा भी हो जाता है कई बार व्यक्तिवाचक में। मैंने कल भी समझाया था, आपको एक उदाहरण दिया था।
गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, ये बात मैंने आपको कही थी। जैसे मैं यहां कह दूं नेताजी आजाद हिंद फौज के, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब देखिए गठन किया, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, नेताजी बहुत सारे होते हैं, जाति दिख रही है ना, नेता नाम नहीं है, फिर भी किसी विशेष संदर्भ में इनका नाम प्रयुक्त है। नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं गुरुजी। तो ये देखो यहां पर एक व्यक्ति विशेष के लिए आया है कि उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो यहां पर क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें, कई बार क्या होता है, भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो जातिवाचक में बदल जाती हैं, भाववाचक से जातिवाचक में बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं देखते हैं। जातिवाचक में मैंने अभी बता के गया था कि अगर हम भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन में प्रयुक्त कर लेंगे तो वो क्या बदल जाएगी। तो जैसे अगर मैं कहूं आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो बहुवचन हो गया तो ये छोटी हो जानी चाहिए, परंतु ये बात आप ध्यान रखेंगे अगर इस तरह का वाक्य आता है तो हम क्या करें। तो देखो ईर्ष्याएं क्या है? एक भाव है, ईर्ष्या क्या है? भाव है, और उसको बहुवचन बना दिया तो ध्यान रखिएगा ये किसके अंदर चला गया? ये जातिवाचक के अंतर्गत चला गया। ऐसी बातें मैं कह रहा था। जैसे अगर मैं कहूं छात्रों की लिखावटों, अब देखो आवट प्रत्यय लग कर लिखावट बनाना, लिख से लिखावटों, छात्रों की लिखावटों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखो वाक्य है, परंतु यहां लिखावट शब्द अगर होता तो सिंगल होता, परंतु यहां तो बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये किस में चला गया? ये आपका जातिवाचक में चला गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा थोड़ा जिक्र हम करते हैं, कुछ मेन शब्द हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बने, जैसे जाति संज्ञा से भाववाचक कैसे बने, भाववाचक कैसे बने। तो ये एक एक दो आप भी साथ में प्रयास किया करो भाई। जैसे मैंने एक शब्द लिखा तरुण, ये जाति है तरुण, तो तरुण से क्या बनेगा? तरुणाई। ये लो एक तो क्या बना? तरुणाई। ये आपको याद रखना है इस तरह के। यहां मैंने लिखवाया था आपको शिशु, और शिशु से हमने क्या बनाया था? शिशु। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वो चीज मैं आपको लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं। यह आप ध्यान रखें। जैसे अतिथि शब्द है, क्या है? अतिथि। अतिथि शब्द बहुत बार पेपरों में आता है। अतिथि से क्या बनेगा? आतिथ्य। क्या बना? आतिथ्य। जैसे किशोर शब्द है, किशोर से क्या बनेगा? केशोर। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे बुढ़ा से मैंने बता दिया, युवा से ध्यान रखना, युवक शब्द होता है, युवक से क्या बनेगा? यहां लिख लेते, इंपॉर्टेंट शब्द है आपका युवक, और युवक से क्या बनेगा? यौवन बनेगा। उसका भाव क्या बनेगा? यौवन बनेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जातिवाचक संज्ञाएं थी। अगर हम बात करें सर्वनाम की, कि सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है भाई, भाववाचक संज्ञा। जैसे अपने पास संज्ञा सर्वनाम में है मम, सर्वनाम होता है ना मम, मम से क्या बन सकता है? तो देखो मम से भाव बनेगा ममता, मम तव, मम त्वय। ये लो, तो जैसे मैं कह दूं राम त्वय, एक राम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी उसके आगे मैंने तवय लगा दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी बन जाती हैं। भाववाचक मैंने बताया, जैसे राम शब्द है और राम के आगे मैंने त्वय लगा दिया तो राम त्वय, तो ये भाववाचक बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मम से मम त्वय। जैसे अपना, तो अपना से अपन त्वय, अपनापन भी बन सकता है, इसमें दो बन जाएंगे, अपनापन। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। जैसे मेरा, मैं कह दूं मेरा,
तो इसमें क्या पड़ेगा, मेरापन, अपना अपनापन बना है ना, वैसे मेरा मेरापन बन जाएगा। मैं कह दूं निज, सर्वनाम है तो इसका क्या बनेगा, निजता या निजत्व, निजत्व। अगर मैं कह दूं सर्व तो क्या बनेगा, सर्वस्व। ये देखो, तो ये क्या है, ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन रही है। ठीक है, एक स्व भी होता है जिसका स्वत्व बनता है। तो ये सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। अब अपन देखें कि विशेषण शब्दों से भी क्या भाववाचक संज्ञा बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। विशेषण से क्या बने, भाववाचक। विशेषण से क्या बनेगी, भाववाचक तो बन सकती है। कैसे बनेगी देखो, मैंने इंपॉर्टेंट शब्दों को चुना है, वही करवाऊंगा। जैसे उचित है, उचित का भाववाचक क्या बन सकता है, उचित क्या होता है, किसी चीज को बताना उचित है अनुचित है वो चीजें, तो उसका भाववाचक कैसे बनेगा। तो ए का सबसे बड़ा रूप कौन सा होता है बेटा, ओ होता है। ची का ची ले लो, ये तय और यह प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, औचित्य। ओके, जैसे कठोर का, कठोर का हम बना लेंगे कठोरता, तो ये क्या है, भाव है। कठोरता को हम छूकर नहीं देख सकते कितनी का। जैसे उदार, उदार के दो बनेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। एक तो उदारता बन जाएगा और ऊ का बड़ा रूप कौन सा होता है बेटा, ये होता है। ठीक है, दा का दा, रे आधा कर दो, ये ऊपर लगा दो तो क्या बना, औदारे। जैसे गंभीर, ये तो गंभीर मसला है तो आप क्या कह सकते हो, गंभीरता बन जाएगा एक तो। अब दूसरा जो बनाना है वो अच्छी तरह से बनाना है, क्योंकि यहां से आपको देखो गै के ए की मात्रा है तो आ लगा दो, ये ऐसी की ऐसी, फिर ये रह है ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, और यह लगा दो प्रत्यय, तो गंभीर्य। ये बात आप ध्यान रखोगे। ओके, तो इनमें से कुछ चीजें आपको मैंने करवाने का प्रयास किया। जैसे रिजु आ जाता है पेपर में, तो इसका ता लगाने से क्या हो जाएगा, ता लगाने से क्या हो जाएगा, ये भाववाचक में बदल जाएगा। ऋण जो होता है, जैसे और इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे ऊंचा, ये बहुत बार आता है ऊंचा, तो इसका देखो ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको ये अटपटा लग रहा होगा परंतु ये सही है। ध्यान रखना, उधर छोटा है तो जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आगे वाले को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, या बड़ा होता है तो छोटा हो जाता है, छोटा होता है तो बड़ा हो जाता है। तो ये पहले ऑलरेडी क्या है, बड़ा है तो बड़े से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा जब प्रत्यय का प्रयोग है किया जाएगा। कुआरा से कुआरापन हो ही जाएगा, सब कुआरा ही, आप सबको पता ही है। जब तक नौकरी नहीं लगोगे तब तक छोकरी मिलेगी नहीं भाई। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि क्रिया से भी भाववाचक बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, देखते हैं। हमने एक शब्द लिया है उड़ना। उड़ना क्या है, क्रिया। क्रिया की क्या पहचान होती है, अंत में ना होता है। उड़ना से हम भाव क्या बनाएंगे, उड़ान। उड़ान को क्या आप हाथ लगाकर देख सकते हो, फील कर सकते हो, नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, इस तरह के जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे जैसे उड़ना। उसके बाद की बात करें, बनाना। बनाना क्रिया है और इसका भाव क्या बनेगा, बनावट। होता है ना ऐसे, बनावट। जैसे लिखना, पीछे करवा के आया था मैं वैसे तो, लिखना, तो लिखना का भाव क्या हो जाएगा, लिखावट। तो ये क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। उतरना, ये देखो उतरना, किसी चीज से नीचे उतरते हैं तो उसका भाव क्या हो जाएगा, उतराई। ठीक है, उतराई, उतार। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना अपन। ठीक है, कमाना क्रिया है तो उसका भाव क्या हो जाएगा, कमाई। तो कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास किया है। और जैसे गर्जना, गर्जाना, गर्जाना तो क्रिया है, क्योंकि ना लग गया वो क्रिया ही होती है, तो इसका भाव हो जाएगा गर्जन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो सब चीजें बताने का प्रयास किया है। भाववाचक संज्ञा को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।